ठीक है। तो हाँ, हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हैं। प्रमोद शिंदे जी महाराष्ट्र से जुड़े हैं और अभी ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पर सहायक ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। सहायक ट्रस्ट की मैं बात करूँ, थोड़ा सा अगर ब्रीफ में रख पाऊँ तो ये 2016 से महाराष्ट्र में किचन गार्डन को लेकर काम कर रहे हैं और मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट करने में सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे फार्मर्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सके ताकि वो सेल्फ कंजम्पशन पर ज्यादा ध्यान देते हुए न्यूट्रिशियस डाइट ले। मास्टर ट्रेनर्स के साथ साथ अभी सहायक ट्रस्ट किचन गार्डन से जो हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, तो हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसे भी असेस करने में सपोर्ट कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने राजस्थान में कुछ समय पहले ही काम शुरू किया है कुछ संस्थाओं के साथ। तो इस कॉल का आइडिया यही है कि हम लोग क्योंकि हम लोगों ने फरवरी में जो हमारा जनरल बॉडी का मीटिंग हुआ था उस दौरान हमने काफी डिटेल में बात भी की थी कि किचन गार्डन की क्यों जरूरत है, कैसे हमें भी सेल्फ कंजम्पशन पे फोकस करते हुए हम भी आगे बढ़े। तो इसी आइडिया के साथ हमने कैपेसिटी बिल्डिंग वर्किंग ग्रुप के साथ कुछ मीटिंग्स करी, कुछ डिस्कशंस किया और फिर ये तय किया कि जनरल बॉडी के साथ एक कॉल रखते हुए सहायक ट्रस्ट में कैसा काम हुआ है अभी और कैसे हम लोग भी कोलैबोरेट करते हुए एज अ कोलिशन इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली तो हम सब किचन गार्डन पे, जितना मैंने आप सभी से इंडिविजुअली बात करके समझा, हम सभी किचन गार्डन पे काम कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा इसको और डिटेल में लेकर जाए, कैसे एसेस भी कर सकते हैं हम हेल्थ पे इम्पैक्ट्स और पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंट भी करें, प्लस मास्टर ट्रेनर्स के साथ इसको आगे स्केल अप करने में भी ले जाए। तो ये थोड़ा ब्रीफ था सहायक ट्रस्ट को लेके। इस कॉल का आइडिया, दो एजेंडा है इस कॉल का। एक तो हम सहायक ट्रस्ट के काम को डिटेल में समझे, दूसरा कि एज अ कोलिशन हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो यूजुअल प्रोसेस रहता है सहायक ट्रस्ट का, वो ये है कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन करते हुए, नॉन फाइनेंशियल एमओयू रहता है, उसके बारे में भी प्रमोद शिंदे जी टच करेंगे। तो वो ऑनबोर्ड करते हैं और उनको फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। ये पहली बार हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं और राजेश जी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी मेरा यही बात हो रहा था कि कैसे एक कोलिशन के साथ इसको आगे ले जाया जा सके। तो या दैट वाज अ बिट अबाउट सहायक ट्रस्ट एंड इस कॉल का आइडिया। ओवर टू यू प्रमोद जी। या थैंक यू अविशा जी। एनेबल कर सकती हो आप यहाँ पर शेयरिंग स्क्रीन? ट्राई कीजिए एक बारी जी। क्या आप देख पा रहे हो सभी? जी 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 हाँ, जी हाँ। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, नमस्ते। मेरा नाम प्रमोद शिंदे है। मैं सहायक ट्रस्ट में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर करके काम कर रहा हूँ और हमारी, मुझे लगता है, राजस्थान के एनसीएमएफ के साथ एक सेकंड मीटिंग है। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले इस प्रोग्राम की क्या जरूरत है, किस लिए जरूरत है, ये जानना भी हमें जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ी सी उसका बैकग्राउंड वगैरह सब बताऊंगा। तो शुरुआत में एक 20 मिनट्स का मैं प्रेजेंटेशन करूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर जाएंगे। इट्स ओके? ओके सर, जी ओके। जी। तो हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर एनीमिया फ्री इंडिया फोरम, जो आज भारत के 10 राज्यों में फैला हुआ है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। उसके लिए हम लोग की एक ओरिएंटेशन मीटिंग है ये, जिसमें हम नई नई जो संस्थाओं का है इस प्रोग्राम के बारे में, एनीमिया फ्री इंडिया फोरम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले एनीमिया फ्री इंडिया फोरम जानने से पहले हमें हमारा हमारा जो सहायक ट्रस्ट है जी, जो इस एनीमिया इंडिया फोरम में एक समन्वय की कोऑर्डिनेटर और ट्रेनर की जो भूमिका निभा रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। सहायक ट्रस्ट एक प्रशिक्षण देने वाली संस्था है, जो जो जानकारी है, जो टेक्निकल नॉलेज है
हेल्थ के बारे में या फिर ऑर्गेनिक किचन के गार्डन के बारे में हो या जैविक खेती के बारे में, जो भी नॉलेज जो भी है, उन सभी को हम जो नॉलेज है उसको ग्रास रूट तक पहुंचाने का हम काम करते हैं और इसका जरिया आप जैसी संस्थाएं होती है। हमारा विजन यही है कि ग्रामीण भागों में स्वास्थ्य, पोषण और कृषि आजीविका और इकोलॉजी के ऊपर सुधार का एक उद्देश्य लेकर हम काम करते हैं। और इसमें मिशन हमारा यही है कि आप जैसी संस्थाओं को साथ लेकर बढ़कर ये हम इस मिशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो एनीमिया फ्री इंडिया फोरम का प्रारंभ किस तरह से हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ है महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत से हुआ है। विदर्भ प्रांत में NCOW करके एक संस्था है, उसके साथ लेकर हम लोग ने एक काम किया था जो 2016 में हुआ था। और उस शुरुआती स्तर पर हमने एक रिसर्च किया था। वहां पर एक रिसर्च इस तरह से था, वो रिसर्च रिपोर्ट आपको हमारे सहायक ट्रस्ट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उस रिसर्च के जरिए हम लोग ने जो काम किया था, उस 30 गाँव में जो काम किया था, उसमें से हम लोग ने उनका जो जिन ऐसी महिलाओं के साथ काम किया था जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उनके साथ हम लोग ने काउंसलिंग और ऑर्गेनिक किचन गार्डन डेवलपमेंट का काम किया। उसके बाद उनकी सेहत के ऊपर जो असर गिरा वो एक बहुत अच्छा एक असर गिरा हीमोग्लोबिन बढ़ोतरी में। उसके साथ काम करने के बाद ये एक रिसर्च रिपोर्ट हमारा जो है हमारे वेबसाइट पर है, आप देख सकते हो। तो ये रिसर्च के बाद विदर्भ में एक 19 संस्थाएं साथ में आई और उसने एनीमिया फ्री विदर्भ फोरम का एक गठन किया। और स्लोली स्लोली ये बढ़ता गया, माउथ पब्लिसिटी की वजह से बढ़ता गया। विदर्भ की बाहर की संस्थाएं आती गई, महाराष्ट्र से कोने कोने से संस्थाएं आती गई, महाराष्ट्र के बाहर भी संस्थाएं हमसे जुड़ने लगी क्योंकि और एक ये मूवमेंट करके बढ़ने लगा, एनीमिया फ्री इंडिया फोरम का एक मूवमेंट करके बढ़ने लगा। फिर इसका हम लोग ने नाम विस्तार करके एनीमिया फ्री इंडिया फोरम किया। ये जो रिसर्च रिपोर्ट है मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। जिस तरह से रिपोर्ट कह रही है कि जिन गांवों में पहले 32% महिलाओं का HB अच्छा था, ऑर्गेनिक किचन गार्डन और उनकी सब्जियों का सेवन करने के बाद वो 100% बढ़ गया, 71% बढ़ गया। ये गाँव के नाम है, ये पूरा की पूरा रिपोर्ट आप देख सकते हो। उसके बाद ये दूसरा रिपोर्ट है, हमारी सभा की संस्था है आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी, उन्होंने गडचिरोली के कुरखेडा तालुके में ये 6 गांवों में किया था। उससे भी यही पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा रिसर्च रिपोर्ट हमारा अलग है। पहले वहां से 6 गांवों के हम लोग ने कुछ महिलाओं को 41 महिलाओं को चुना गया था जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। उनमें से पहले 2 गांवों की महिलाओं को फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलती है। दूसरे गांव की 2 गांव की महिलाओं को अंबाड़ी की गोलियां दी गई। और तीसरे 2 गांवों में हम लोग ने ऑर्गेनिक किचन गार्डन का डेवलपमेंट, उनका ट्रेनिंग वगैरह दिया। तो आप ये रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हो, जहां पर फॉलिक एसिड की गोलियां और अंबाड़ी की गोलियां खाई गई थी, वहां पर 0.1% से सिर्फ बढ़ोतरी मिली है। एक गांव में तो वो नीचे आया स्तर, इसके कारण आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन जहां पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक किचन गार्डन का डेवलपमेंट किया और उनका सब्जियों का सेवन परिवारों ने किया था, वहां पर लगभग 1.5 से 2 गुना प्रतिशत हीमोग्लोबिन में बढ़ोतरी दिखाई दी। ये सारे रिपोर्ट्स हमारे सहायक ट्रस्ट की वेबसाइट पर मिलेंगे, आप कृपया हमारे मीटिंग होने के बाद तुरंत जाकर ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो एनीमिया फ्री इंडिया फोरम का विजन क्या है? विजन क्या है? तो विजन इस तरह से है कि पोषण के आहार की कमी से होने वाला जो एनीमिया है, जिसे हम रक्ताल्पता करके जानते हैं राजस्थान में, उसे निपटने के लिए जैविक पोषण वाटिका का विकसित करना और उसमें उगाई गई सब्जियों का अपने आहार में सेवन करना, ये हमारा एक विजन है। और उसके तहत एनीमिया से निपटना, ये एक हमारा विजन है। और ये मिशन इस तरह से कि आप जैसी इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, जैसे सरकारी संस्था हो या फिर गैर सरकारी संस्था हो, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, इन सभी संस्थाओं को इसमें स्वागत है। कोई भी धार्मिक संस्था, शैक्षणिक संस्था हमारे साथ जुड़ सकती है और आपके जरिए हम लोगों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। ये हमारा मिशन है। तो एनीमिया फ्री इंडिया फोरम में अगर शामिल होना है तो उसके लिए कुछ सिद्धांत और कार्य पद्धति हम लोग ने बनाई है, क्योंकि इस एनीमिया फ्री इंडिया फोरम एक मूवमेंट करके बढ़ रही है, तो उसके सिद्धांत और कार्य पद्धति होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि पोषण आहार की कमी से होने वाला जो एनीमिया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जनजागृति करना, जैविक पोषण वाटिका और स्वास्थ्य, इन दोनों को एक साथ लाकर इस एनीमिया को निपटने के लिए मदद करना या फिर आइडिया निकालना, कल्पना करना।
अलग अलग क्षेत्रों में पोषण भाग का विकसित करना, अलग अलग क्षेत्र में यानी परिवार, गांव, स्कूल, आश्रमशाला, आंगनबाड़ी, जहां पर भी आप काम करते हो, जिस स्तर पर आप काम करते हो, उन स्तरों पर जैविक पोषण वाटिका का विकास करना, अलग अलग सब्जियों के बारे में, अलग अलग खाद्यान्नों के बारे में उनका प्रचार प्रसार करना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारी सिद्धांतों में रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जिस तरह से बात करते हैं, जैसे कि मैं पहले बताना चाहूंगा, जैविक पोषण वाटिका जिसको हम लोग राजस्थान में बाड़ी करके पहचानते हैं, ये कोई बाहरी साइंस नहीं है, बाहर से आया वेस्टर्न नहीं है, हमारे भारत की संस्कृति का ही भाग है। सिर्फ हमारे भारत की संस्कृति का भाग कैसा, जैसे हमारी नानी दादी हर रोज लगाती है, सब्जियां लगाती है, लेकिन उसी को हम लोग ने पोषण से जोड़ा है, उसी को हम लोग ने जैविकता से जोड़ा है। जैविकता यानी हम किसी भी रसायन युक्त पद्धति, कीटनाशक या खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बिना ही हमारा जैविक पोषण वाटिका बनेगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। और ज्यादा से ज्यादा जो सब्जियां लगाते हैं उसका सबसे पहला जो इस्तेमाल है उस परिवार के लिए होना चाहिए, ये भी हमारा है। संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जिस तरह से हमने अभी 2 रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने दिखाए, ऐसे बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो ऐसे रिसर्च रिपोर्ट से ही हम लोग नई बोलते हैं, हम लोग नए नए फंडर्स को आकर्षित कर सकते हैं, नए नए लोगों के पास पहुंच सकते हैं। हम एक रिपोर्ट बनाएगा तो हमारा एक संस्था का एक इमेज भी अच्छा बन सकता है। इसीलिए समय समय पर जिसके लिए हम काम करते हैं उनका हीमोग्लोबिन का परीक्षण करना जरूरी है, और इस सब का डॉक्यूमेंटेशन, उनका रिसर्च रिपोर्ट, उनका भी प्रचार प्रसार करना, ये भी हमारा एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर ये काम करना है एनीमिया, तो एनीमिया क्या है, मैं 2-3 वाक्य में यहाँ पर सेंटेंस में बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर एक आधी जानकारी हमारे पास पहुंची है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हो या डॉक्टर से हो या किसी गाँव में, हम लोग इतना ही जानते हैं कि एनीमिया यानी खून की कमी है। एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी। सबसे पहले मेरे भाई और बहनों, मैं एक आपको बताना चाहूंगा कि एनीमिया कोई बीमारी नहीं, हमारे शरीर की अवस्था है जिसमें हमारे शरीर की जो लाल कोशिका है, लाल कणिका है, उनका कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, नई तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे शरीर का ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। यह इतनी गंभीर है, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि खून की कमी तो नहीं, हमारे शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाता है। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, लाल कोशिकाएं का सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करना, हमारे शरीर के हर पुर्जे के पास ऑक्सीजन लेकर जाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाकर बाहर छोड़ना। इतना बड़ा काम लाल कोशिकाएं, लाल कणिकाएं करती है। और ये लाल कणिकाओं का एक कम हो जाना, उनका आकार बदलना या खराब हो जाना या नई तैयार नहीं होना, यानी एनीमिया है। सबसे पहले जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, एनीमिया कोई बीमारी नहीं है, ये ऑक्सीजन की कमी है। इसकी वजह से क्या है, ये हम जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स और रिसर्चर ये बोलते हैं सभी बीमारियों की जड़ है ये, मूल है ये। जैसे कि इसकी वजह से रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, माता मृत्यु, बाल मृत्यु हो जाते हैं। लगभग भारत में 20% माता मृत्यु इस एनीमिया की वजह से होते हैं, और अदर देन उसकी सिवाय भी 20 और प्रतिशत माता मृत्यु इस रक्तक्षय से ही होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। कम वजन का बच्चा पैदा होना, कम समय पूर्व एक बच्चा पैदा होना, ये भी उसके परिणाम है। बच्चों में बढ़ती उम्र के बच्चे हैं या स्कूल जाने वाले बच्चे, उसमें एकाग्रता कम होना, समझ की कम होना, सीखने की क्षमता कम होना, ये सारी महिलाओं में अनियमित माहवारी, ये सारे के सारे परिणाम, इतने गंभीर परिणाम ये सिर्फ और सिर्फ एनीमिया की वजह से होते हैं। इतना बड़ा परिणाम एनीमिया की वजह से हमारे लोग भारत में है। और इसी वक्त जागतिक आरोग्य संगठन जो WHO क्या कहता है, यदि 40% जनसंख्या से अधिक लोगों में अगर एनीमिया है तो एक गंभीर समस्या है। एक अगर जागतिक आरोग्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है, तो हमारे राजस्थान का फिगर मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। राजस्थान में लगभग आप देख सकते हो कि 5 साल की उम्र के बच्चे, जिनकी उम्र, उनका दिमाग विकसित होने के समय ही उनकी जो एनीमिया है, वो राजस्थान में लगभग 70% बच्चे जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं वो एनीमिक है। महिलाएं जो 15 से 50 साल की उम्र की बोलते हैं, 49 साल की जो महिलाएं बोलते हैं जो पुनरुत्पादक कर सकती है, ऐसी महिलाएं लगभग 54% महिलाएं है। बढ़ती उम्र की लड़कियां लगभग 57% महिलाएं है। आप देख सकते हो। और बीच में जो आपको रेड लाइन दिख रही है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कहती है कि 40% से ज्यादा ये गंभीर है। आप देख सकते हो हमारा राजस्थान कहाँ पर है, किस लिए राजस्थान में हम लोग ने प्रोग्राम शुरू किया है, ये आप जान सकते हो।
तो इसने इतना गंभीर परिणाम हमारा ये जो है एनीमिया की वजह से होता है, और राजस्थान की हालत हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर हमारे साथ शामिल हो जाते हो एनीमिया फ्री इंडिया फोरम में, ये फोरम का हिस्सा हो जाते हो, तो आपको हमारे इस फोरम में आकर क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप हम लोग एक ट्रेनिंग लेते हैं, एक टीओटी ट्रेनिंग लेते हैं। जो इस हमारे फोरम में शामिल हो जाता है उसके लिए उनके 2 प्रतिनिधियों को हम लोग ट्रेनर बना देते हैं। ये ट्रेनर जो होता है पूरी तरह से मुफ्त होता है, और ये ट्रेनिंग में जो है हम लोग 3 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेते हैं, और आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, हम राजस्थान में ही ये ट्रेनिंग करते हैं। और इस ट्रेनिंग में हम लोग 3 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में सबसे पहला दिन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनीमिया और उसके परिणाम, उसके बारे में सजग किया जाता है, बताया जाता है क्यों करना है हमें, उसी के साथ कौन सी सब्जी में कौन से जीवन सत्व कितने प्रमाण में है, वो पूरी जानकारी पहले दिन दी जाती है। दूसरे और तीसरे दिन ये जैविक पोषण वाटिका बनाने के पूरे प्रैक्टिकल, मतलब एक पूरे जमीन में उतर कर आपके साथ लैंड प्रिपरेशन से लेकर कीटकनाशक कैसे बनाया जाता है, शत्रु कीटक मित्र कीटक कैसे पहचाने जाए, जीवामृत बीजामृत, इस सारे के सारे आपको सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ये 3 दिनों में इस तरह से होता है। लेकिन एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए सिर्फ जानकारी होना जरूरी नहीं है, तो उसमें कुछ स्किल्स भी होने चाहिए, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। आप जो हमारे साथ जो बंदा आपकी तरफ से ट्रेनिंग में भेजोगे, उसके वॉइस पर हम काम करते हैं, उसकी आवाज पर काम करते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं, उसके स्टेज डेयरिंग पर काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन अगर किसी के सामने खड़ा हो जाएगा तो पैर लपलपाते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं। यानी एक परिपूर्ण ट्रेनर बनाना ये हमारा एक काम है, ये हम काम करते हैं। और वो ट्रेनर बनने के बाद भी उसको रेगुलरली टेक्निकल पूरी नॉलेज देते हैं। हम जो पीपीटीज और जो इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हम लोग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो उनको दे देते हैं। ये सारी जानकारी और एक अच्छा ट्रेनर हम यही चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट, इसके लिए हम लोग इसको मूवमेंट कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो जानकारी आपके जरिए लोगों तक पहुंचे। यही जानकारी लेकर, यही एक चाहत लेकर हम ये काम कर रहे हैं। हम लोग ने अलग अलग स्तर पर एक मॉडल्स बनाए, कहाँ पर किस तरह से काम करना है। अगर किसी स्कूल में काम करना है, एनीमिया फ्री स्कूल करना है, तो किस तरह से किया जाएगा, उसका एक मॉडल रेडी है हमारे पास। एनीमिया फ्री आंगनबाड़ी किस तरह से किए जाए, उसके मॉडल्स रेडी है हमारे पास। एनीमिया फ्री गाँव, एक गाँव भी हम लोग ने एनीमिया फ्री कर दिया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सोचकर हम काम करते हैं। एनीमिया फ्री एसएजी, मतलब एक एसएजी में एक जो स्वयं सहायता समूह होता है, 10 से 15 महिलाओं का था। अगर हम उसके लिए भी काम कर से, अगर एक संस्था 10-25 छोटे के साथ काम करती है, तो उनके साथ भी उन्होंने काम किया, तो एक 100 महिलाओं को हम लोग एनीमिया मुक्त कर सकते हैं, 100 परिवारों को हम लोग एनीमिया मुक्त कर सकते हैं। ये है, हमने उसके लिए कुछ प्रशिक्षण साहित्य बनाए हैं, फ्लिप चार्ट है या प्रशिक्षण पुस्तिका है या डीवीडी है, जिसमें हमने जो बताया सारे वीडियोस है, जीवामृत बीजामृत से लेके उसका वो उपलब्ध का उसको मिल जाता है, जिसकी उपयोग से वो आगे आगे काम कर सकता है, वो भी हो सकता है। संगठन विकास के लिए हम काम करते हैं। आपकी संगठन में कोई अगर अलग अलग तरीके से हम लोग वेबिनार्स लेते हैं, हर महीने हम लोग अलग अलग, जिस तरह से हम लोग ने अभी तक सीएसआर फंडिंग किस तरह से लिया जाए, मतलब शिशु बच्चों का आहार किस तरह से हो, इसके ऊपर हम लोग ने सेशन लिए। फिर अर्बन किचन गार्डन पर हम लोग ने सेशन लिए। इसलिए संगठन विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। आपके संस्थाओं में अगर आपको किसी की जानकारी होगी, चाहिए होगी, तो आप हमें बोल सकते हैं, तो हम उस पर एक ट्रेनिंग आपके लिए लगा सकते हैं। ये भी होता है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, रिपोर्ट्स कैसे बनाया जाए, फिर रिसर्च रिपोर्ट किस तरह से किया जाए, ये डाटा कैसे कलेक्शन किया जाए, डेटा का रिपोर्ट कैसा किया जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से आपको हेल्प करते हैं। महाराष्ट्र में आज लगभग 36 जिलों है, उसमें से 21 जिलों में हमारे पास परमिशन है, जिसके परमिशन मतलब कौन सी परमिशन है, हम लोग लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ मिलकर हमारे जो ट्रेनर है स्कूलों में काम कर रहे हैं, बच्चों स्कूल के टीचर्स को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, गाँव के ग्राम पंचायतों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए हम लोग हस्तक्षेप करते हैं सरकार से, और एक परमिशन निकालने के लिए आपको मदद करते हैं। ये भी है। और राष्ट्रीय सबसे बड़ा मैं बताना चाहूंगा, एक ये हमारे एनीमिया फ्री इंडिया फोरम में आने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे पास आज 10 राज्यों में लगभग 470 संस्थाएं जुड़ी हुई है। तो आपकी छोटी छोटी भी गतिविधि भी है, छोटा कार्य भी है, 10 राज्यों में फैल सकता है। इसलिए हम लोग ने फेसबुक पेज है हमारा, यूट्यूब चैनल है हमारा, लगभग व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सारे एक साथ शामिल है। इन सभी के पास आपका काम पहुंचता है। इस तरह से काम करते हैं।
और इसके सिवाय अलग से फायदा इस तरह से हम लोग है कि विश्व स्तर पर कोई भी नया नॉलेज हो, किचन गार्डन के बारे में हो, ऑर्गेनिक किचन गार्डन के बारे में हो, खेती के बारे में या हेल्थ के बारे में हो, वो हर सोमवार को आपको पहुंचाने का काम हम करते हैं। हर सोमवार को आपकी तरफ हमारी तरफ से आपको एक मैसेज आता है, ग्रुप पर आता है, जिसमें ये सारी जानकारी होती है जो आपके लिए संस्था के बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। आप देख सकते हो इस तरह से हम लोग सरकारी हस्तक्षेप करते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के उनका एक परमिशन लेटर है कि पूरे महाराष्ट्र में काम करो। इसमें कौन शामिल हो सकता है? कोई भी सामाजिक संस्था, सरकारी संस्था, स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम स्कूल, जो भी इस मूवमेंट में आकर इस एनीमिया फ्री करने के लिए वचनबद्ध हो, कोई भी संस्था इसका सहायक ट्रस्ट की तरफ से स्वागत है। ये देख सकते हो हमारा किस तरह से ये 6 सालों में 2016 में हम लोग ने इसकी शुरुआत की थी। 6 सालों में आज लगभग हमारा इतना बड़ा फैलाव है कि हम लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में हम काम कर रहे हैं। 10 राज्यों के 100 से ज्यादा जिलों में हम काम कर रहे हैं। 470 हमारे साथ संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है। 170 हम लोग ने, जो आपने मैंने पहले बताया, जो ट्रेनर हम बनाते हैं, लगभग इस हमारे पास 128 ट्रेनर बने हुए हैं। और सिर्फ खरीफ सीजन में 32,000 के आसपास हमारे ऑर्गेनिक किचन गार्डन हमारे संस्थाओं की तरफ से हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पास। तो इसमें किस तरह से सहभागी हुआ जा सकता है? इसमें सहभागी होने के लिए आपको कुछ भी फाइनेंशियल बॉन्ड का वगैरह इसकी कोई भी जरूरत नहीं। एक सद्भाव समझौता होता है जिसे हम लोग MOU कहते हैं, मराठी में सामंजस्य करार कहेंगे उससे। इसमें कोई भी आ सकता है, ये नॉन फाइनेंशियल है। एक सिंपल पे हम उसकी एक फॉर्मेट आपको भेज देते हैं, उसके साथ पार्टनर प्रोफाइल की एक शीट भी भेज देते हैं। तो इसके आपको क्या करना है, इसको सिंपल A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट मारना है, कोई स्टैम्प पेपर की वगैरह कोई जरूरत, उसके ऊपर पढ़ना है, उसके ऊपर साइन और मोहर करके हमें एक कॉपी देनी है, और हमें 2 कॉपी देनी है। उसके ऊपर, उसकी एक कॉपी के ऊपर हम भी हमारी तरफ से साइन और मोहर करके आपको कॉपी दे देते हैं। उसके बाद हमारे इस एनीमिया फ्री इंडिया फोरम के एक सहभागी संस्था हो जाते हैं, और सारे लाभ और ये 470 संस्थाओं का एक नेटवर्क आपको मिल जाता है। एक अच्छा एक प्रोग्राम मिल जाता है, एक अच्छे प्रोग्राम में आप शामिल हो जाते हो। इसमें हमारी भूमिका क्या है, जो मैंने पहले ही बताया कि प्रशिक्षण साहित्य बना, सहायक ट्रस्ट एक नॉलेज और ट्रेनिंग पार्टनर करके इसमें काम कर रहा है। मास्टर ट्रेनर बनाना, प्रशिक्षण साहित्य बनाना। अगर ये प्रोग्राम आप कर रहे हो, एनीमिया का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, आपको किसी पोस्टर की जरूरत हो, तो पोस्टर डिजाइन करके भी हम देते हैं। सिर्फ आपको प्रिंट मारने पड़ते हैं आपके यहाँ पर। अलग अलग विषयों पर, जैविक पोषण वाटिका, स्वास्थ्य पोषण, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के सेशंस का आयोजन करना, ये भी हम काम करते हैं। नई नई जानकारी आपके पास देते हैं। ये इतना बड़ा काम हमारी जो पार्टनर संस्था है उसके लिए हम काम करते हैं। आप देख सकते हो कुछ ट्रेनर के ट्रेनिंग के ये फोटोज और आपके सामने है, जिस तरह से हम लोग जमीन पर उतरकर प्रैक्टिकली आपको सब सिखाते हैं। स्टेज डेयरिंग के लिए अलग अलग एक्टिविटीज करवाते हैं आपको। ये आप देख सकते हो, लैंड प्रिपरेशन से लेके सभी आप कर रहे हैं। ये कुछ फोटोज है। उसके बाद आप अगर हमारे साथ शामिल हो जाते हो तो आपको क्या करना है? आपके लिए मैं बोलता हूँ ना, इसके लिए कुछ अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़े जरूरत है, आप जो काम कर रहे हैं, आप अगर बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, आप स्कूलों में काम कर रहे हैं, एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, तो इसी को लेकर ही आपको इस विचार को आपको आगे बढ़ाना है। आपको क्या काम करना है कि सबसे पहले इस जो रसायन युक्त जो कीटनाशक है उसकी जैविक सिद्धांतों पर आपको जैविक पोषण वाटिका का विकसित करने के लिए जानकारी देना है, जनजागृति करना है। जितना हो सके उतना लोगों को बताना है कि डाइवर्सिटी खाने में होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, इसके लिए सावधानी लेने की जरूरत है। और सबसे पहले ये बात है कि जैविक पोषण वाटिका से जो सब्जियां आती है उसको वो उत्पादन के लिए बिक्री के नहीं है, वो परिवार के खुद के इस्तेमाल के लिए है। प्रशिक्षण हो जाने के बाद आपको एक प्लान देना पड़ता है हमें कि आप किस तरह से काम करने वाले हो, किस तरह से क्या है, आपको हमारी तरफ से क्या जानकारी है। और इसमें हमारी तरफ से ये भी मिलता है, अगर आप हमारे पास एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी रेडी है, अगर आप एनीमिया फ्री विलेज करना चाहते हैं या फिर एनीमिया फ्री स्कूल करना चाहते हो, अगर कुछ करना है, आपके पास फंडर रेडी है, इंडिविजुअल फंडर या आप क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल का फॉर्मेट हमारे पास रेडी है। आपको सिर्फ आप जिस तरह से काम करना है वो फिगर्स और नंबर्स डालकर उसको सबमिट कर सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने में भी हम लोग आपको पूरी तरह से सहकार्य करते हैं।
हमारा आज महाराष्ट्र में सिर्फ हम संस्थाओं के साथ ही नहीं काम करते हैं, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ ही नहीं, सरकारी संस्थाओं के साथ हम काम करते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है हमारे सामने, आप देख सकते हो कि जो मेडिकल ऑफिसर्स है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के, उसके लिए भी, उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम्स लेते हैं, पोषण के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में। उसके कुछ फोटोज है आपके सामने। हमारे हमारे तरफ से जो ट्रेनर निकलते हैं, वो ट्रेनर आगे जाकर आंगनबाड़ी सेविकाओं को ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। आप सामने देख सकते हो टीचर्स और आंगनबाड़ी सेविका है, उनको जाकर ट्रेनिंग देते हैं। जो प्रशिक्षण साहित्य हम लोग बनाया है वो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में आज उपलब्ध है। जो आप फ्लिप चार्ट देख सकते हो, ये फ्लिप चार्ट इस तरह से बने हुए हैं। हमारे पास हमने एक अगर कोई संस्थाएं है जो जो चाहती है कि हम लोग ने एक मॉडल बनाया है, एक मॉडल इस तरह से है कि एक हम अगर किसी संस्थाएं है, किसी संस्थाओं को अगर छोटी छोटी संस्थाओं को इनकम की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग ने एक मॉडल इस तरह से बनाया है कि प्रशिक्षण पुस्तिका एक डीवीडी है जिसमें सारे वीडियोज है और हमारा सीड का पैकेट भी है। ये जो है, अगर कोई संस्थाएं, अगर हम आज आज मुझे लगता है पिछले हफ्ते ही हमारे महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 122 जो है बोल सकता हूँ कि मैं टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। उससे पहले भी 210 टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। उसके तहत ये प्रशिक्षण साहित्य जो है आप उनको बेच सकते हो, आप उनको दे सकते हो। बेचना ही है तो उसके जरिए भी आप इनकम कमा सकते हो। जो आपको 100 रुपीज में हमारी तरफ से आई, जो ग्रीन अर्थ करके कंपनी है जो इसका प्रकाशन करती है, उत्पादन करती है, जो आपको 100 रुपीज में देती है ये डीवीडी और ये पुस्तिका, आप वो जाकर आगे 200 रुपए में देते हैं। जिस तरह से भी संस्थाएं, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो अपना इनकम जनरेशन कर सकती है, हमारे पास अच्छे अच्छे यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत अच्छे उदाहरण है कि जिसके जरिए संस्थाओं में लाख लाख 2-2 लाख रुपए जमा किए हैं, लगभग 2 महीने में किए हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये अगर आप करना चाहते हो स्कूलों में वगैरह तो ही है। तो उसके लिए अगर छोटी संस्थाओं को अगर कहीं से फंड नहीं मिल रहा है तो उसके ये इसका इस्तेमाल करके इनकम जनरेशन कर सकते हैं। ये कुछ पत्रकार और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टर्स हमारी तरफ से है। आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास ये है। हमारा जो प्रशिक्षण साहित्य है उसका अनावरण अभी पिछले 5-6 महीने पहले महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है, एक्स हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी है, उनके तहत उनके हाथों से अनावरण हुआ था। आप देख सकते हो। हमारा काम सहायक ट्रस्ट का काम नॉलेज और ट्रेनिंग पार्टनर करके है। आपकी संस्थाओं का काम है एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है जिसके तहत स्कूल, आंगनवाड़ी, आश्रमशाला, कम्युनिटी में आप काम कर सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स है। ये अगर हम लोग ने स्कूलों में काम किया तो बच्चे जो अच्छी तरह से काम करते हैं और उनके जरिए हम लोग पोषण वाटिका स्कूलों में बनाने का काम करना चाहते हैं, जिसके तहत एक प्रकृति के साथ बच्चे जुड़ जाते हैं और एक अच्छी तरह से उनकी सेहत के बारे में उनको जानकारी मिल जाती है। महिलाओं का सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है कि आज मैं मेरे घर में क्या सब्जी बनाऊं। गरीब से गरीब घर कम से कम 5,000 रुपए सालाना सब्जियों के ऊपर खर्चा करता है, जो मार्केट से लाने के लिए सब्जियों के ऊपर खर्चा करता है। उसके सिवाय बहुत सारी बीमारियां आती है, उसके लिए भी 7-8 हजार सालाना खर्चा होता है। अगर एक परिवार ने एक जैविक पोषण वाटिका बनाई तो सिर्फ 100 रुपए और थोड़ी सी मेहनत में पूरे साल भर की सब्जियां वो खाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज हमारे इसके बारे में है। जो अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरीज है हमारे पास, जो कितनी सारी महिलाओं ने सब्जियां नहीं लिए, 1.5-2 सालों से सब्जियां मार्केट से ली नहीं, अपनी सब पोषण वाटिका ही सब्जियां खा रहे हैं। उसके बारे में उनके उसके सिवा उनका एचबी भी बढ़ा है, उनके परिवार का एचबी बढ़ा है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे वेबसाइट पर है, आप जैसे जाके देख सकते हो। भाई और बहनों, हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है? तो एनीमिया हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमतरता की वजह से जो बहुत सारी बीमारियों की जड़ करके बहुत सारी बीमारियां को आमंत्रित करता है। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे समस्या हमारे सामने है। और इसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म यही है कि हम सभी एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इसको मूवमेंट करके देखते हैं। अगर हम लोग ने एक साथ मिलकर छोटा छोटा भी कार्य किया, बहुत सारे बोलते हैं छोटा छोटा भी, बहुत सारी संस्थाओं ने आकर छोटा भी कार्य किया है। एनीमिया मुक्त गांव किया करे, एनीमिया मुक्त बचत गट किया, एनीमिया मुक्त स्कूल किया, ऐसा भी कुछ भी किया, एक छोटा सा भी साथ में आकर किया, तो उसके ऊपर हम लोग किस तरह से करना है, सोल्यूशन ये की है
आज अगर एनीमिया को कम करना है, शाश्वत सॉल्यूशन है जो बोलते हैं, टिकाऊ सॉल्यूशन है जो, और वो है ऑर्गेनिक किचन गार्डन का इस्तेमाल करना और उसकी सब्जियों का हमारे आहार में इस्तेमाल करके एनीमिया को निपटना, ये हमारे सामने बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। 470 संस्थाएं जुड़ी है हमारे राजस्थान में। ऑलरेडी 30 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है जिनकी लिस्ट जो है विशा जी के पास है। और हम अभी भी चाहते हैं कि राजस्थान के कोने कोने में जाए। पिछले महीने में हम राजस्थान में हम लोग ने एक ट्रेनिंग की थी। लगभग 16 संस्थाओं से 23 लोग उसमें शामिल थे। 23 लोग शामिल थे और उसमें से हमारे पास राजस्थान में भी हमारे पास आज 12 ट्रेनर है जो काम कर रहे हैं। राजस्थान में जो झुंझुनू में है, वहां पर एक लोकल रेडियो है 91.2 करके, उसके ऊपर भी हमारी एक इंटरव्यू हुआ है। उसके ऊपर भी हम लोग ने बहुत सारी जानकारी दी है। एक अच्छा काम राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान के स्कूलों में हो रहा है, राजस्थान के सीकर में हो रहा है, राजस्थान के सीकर के एक अच्छे स्कूल में हो रहा है, राजस्थान में के कॉलेजेस में हमारा काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़े और ये मूवमेंट को आगे लेकर जाके एनीमिया को हम कम कर सकते हैं। हम लोग ने एक साथ आकर सोचा तो हम जरूर एनीमिया से छुटकारा पा सकते हैं और एनीमिया फ्री इंडिया कर सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा और आप सभी के सामने मैं यहीं पर खत्म करता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन। फिर आगे हम क्वेश्चन और आंसर्स के ऊपर जाएंगे, सवाल जवाब ऊपर जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू प्रमोद जी। आई होप ये काफी यूजफुल रहा और काफी डिटेल भी आई कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं और क्या आइडिया है। तो बाकी जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं, अगर उनके कुछ सवाल हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सभी को नमस्ते। नमस्ते। अविशा जी, मैं बोल सकता हूँ ना? जी जी बिल्कुल अरुण जी। मेरा नाम अरुण कुमावत है। मैं एक नवाचार संस्थान है जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में काम करता है पिछले 36 वर्षों से। मेनली हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेसिस पे ही सारे इंटरवेंशंस हैं। और मुझे तो लगता है कि ये मेरे लिए तो वो हो गया जैसे गंगा आई हो वैसा। हम लोग काफी समय से न्यूट्रिशन को लेके काम कर रहे हैं, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को लेके काम करते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर को लेके काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे उसकी ओनरशिप ही हमारी कम्युनिटी की है, जन आवास केंद्र के रूप में हम उसको जानते हैं और उसी तरह से उसको पहचानते भी हैं। वहाँ पे हमने कुछ केमिकल फ्री फार्मिंग को लेके कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। और चूंकि छोटे से एरिया में करना बहुत आसान है, लेकिन इसको किस तरह से हम आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक चिंता की बात थी। और इसी लाइन पे हम सोच भी रहे थे। कुछ दिनों पहले मेरा सेवा मंदिर के सीईओ साहब से मिलना हुआ था। बहुत ही पॉजिटिव और सपोर्टिव रौनक साहब से मिलना हुआ था मेरा। उनने बताया था कि सेवा मंदिर काफी सारे साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह के इंटरवेंशंस जो है वो किए जा रहे हैं उन नेटवर्क्स के माध्यम से। कल मेरी अविशा जी से बात हुई थी कि इन प्रोसेसेस में आप हमें जोड़ें। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं मैं। हम ये चाहते हैं, अब एक्चुअली ये मीटिंग में मैं जुड़ा थोड़ा सा 11 बजे 11:30 बजे जुड़ा था और आपका प्रेजेंटेशन चल रहा था प्रमोद सर। तो कुछ बातें मैं जो आपकी बात से समझ पाया हूँ, हम दो तरीके से इस काम को, जो हमारा मॉडल है, हमारा जो विजन है, उसको आगे ले जाना चाहते हैं। एक तो हमारा जो डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है, ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट, वहाँ पे हम कम्युनिटी और आईसीडीएस के जो फंक्शनरीज हैं उन लोगों का, प्लस स्कूल में भी किचन गार्डन मॉडल अभी हमारे इधर भी चल रहा है, आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका चल रही है। लेकिन वो लोग का स्किल अपग्रेडेशन नहीं है, वो जैसे कर रहे हैं उनके जैसे समझ में आ रहा है वैसा कर रहे हैं। तो एक तो उनको किस समय में क्या सोइंग करनी चाहिए, कौन से मौसम में कौन सी सब्जियां होती है, वो चीजें उनको बताई जाए, कैसे करना है। छोटे से पे आपने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि किचन गार्डन कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चल रहा है और वो काफी रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ पाया है या उसको हम कंसिस्टेंटली आगे नहीं कर पाए हैं। तो 3 लेवल पे हम लोग सोच रहे हैं कि कम्युनिटी लेवल पे जो हमारे एसएचजी के मेंबर्स हैं या महिला मंडल के मेंबर्स हैं,
उन लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, यहाँ पे उनका एक्सपोजर हो सकता है हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे। और गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं, स्कूल टीचर्स हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो। साइमल्टेनियसली केमिकल फ्री फार्मिंग को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। अभी हमारे एरिया में करीब 200 परिवार हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे स्केल पे कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बड़े स्केल पे जाए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर और केमिकल यूज किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत को प्रभावित कर रहा है। तो उनके लेवल पे उनका जो भी स्थिति है उसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ समझना चाहते हैं। उसके बाद आगे के लिए उनका पूरा एक प्रोग्राम बने, स्ट्रेटेजिक प्लान हो, हाउ वी विल प्रमोट दिस इंटरवेंशन फॉर लार्जर स्केल इन दिस एरिया। तो ये कुछ चीजें हमारे मन में थी, तो किस तरह से हम आपके साथ जुड़ के इन चीजों को कर सकते हैं। रिसोर्सेस को लेके क्राइसिस है हमारे सामने, तो बहुत बड़े स्केल पे नहीं करें, छोटे स्केल पे करें, एक मॉडल के रूप में करें, और उसको हम आपकी गाइडेंस में, आपके सहयोग से आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाकी कोई साथी कुछ सवाल है? मेरे पास 2-3 सवाल है, पर अगर आप में से कोई पहले जाना चाहे। जी अभिषेक जी, मेरा एक सवाल है सर से। सर, जो एरिया है वेजिटेबल गार्डन का, वो आप कितना मान के चलते हैं? मतलब कितना एक स्टैंडर्ड एरिया आप रख रहे हैं, या फिर डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिशियरी कि वो अपना एरिया, वेजिटेबल गार्डन का एरिया जितना चाहे वो बढ़ा सकता है, बट एक स्टैंडर्ड आप कितना एरिया मान के चलते हैं एक फैमिली के लिए? नहीं, हम जो ट्रेनिंग देते हैं, आप अभी आपके ही क्वेश्चन में आंसर है कि बेनिफिशियरी फैमिली के स्ट्रेंथ के अनुसार भी आप कर सकते हो। दूसरा, हम तो इतना भी सिखाते हैं कि 10 बाय 10 में भी आप 12 से 13 प्रकार की सब्जियां लगा सकते हो। ये भी हम लोग पूरा ट्रेनिंग देते हैं। उसके सिवाय हम लोग जिसके पास जगह नहीं है वहां पर अर्बन किचन गार्डन के ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं पूरी तरह से। सेकंड, मेरा एक सवाल था कि जो सीड एक्सपेंसेस है वो क्या बेनिफिशियरी बियर करता है या फिर आप लोग प्रोवाइड कराते हैं? नहीं, बेनिफिशियरी उसका बेयर करेगा वो। ओके, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। और जी अभय जी। या नमस्ते सभी को। मेरा सर से एक 2 सवाल थे। एक तो मुझे अपने ये आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर एक चीज ये जानना था कि अपने इस मॉड्यूल के अंदर है कि क्योंकि बहुत सारे किचन गार्डन जो प्रमोट कर रहे हैं, हमने भी किए हैं और अभी भी कर रहे हैं उसमें, तो एक चैलेंज हमारा आता है कि वो थ्रू आउट द ईयर उसको कैसे मेंटेन किया जाए फैमिली लेवल पे। जैसे मान लीजिए कि खरीफ सीजन के अंदर तो बहुत मोस्टली बहुत सारी फैमिलीज को करते हैं, बहुत इजी भी होता है उसको अडॉप्ट करवाना, उसको अर्ली अप्लाई करवाना। लेकिन थ्रू आउट द ईयर के लिए कौन कौन से सीजन वाइज किस तरह से वो क्रॉप मेंटेन करते हुए कंटिन्यूशन जो है वो किस तरह से रखें, ठीक है। तो वो एक चीज मुझे पूछने था। और दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि एनीमिया फ्री सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की बात कर रहे हैं, विलेज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए, हेलो, हाँ, हमारे जैसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब मान लीजिए उनके पास रिसोर्सेज का क्रंच है और हम थोड़ा और स्पेसिफिक होने जाएं कि मान लीजिए हम करीब 15 गांवों के अंदर 650 महिलाओं के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें स्पेसिफिक होने के लिए उसको टारगेट आइडेंटिफाई कैसे करें वनरेबिलिटी की। जैसे मान लीजिए हीमोग्लोबिन है या एनीमिया का लेवल जो है उसको थोड़ा सा जांचने के लिए उसमें कुछ हेल्प करते हैं आपकी, थोड़ा स्पेसिफिक होके टारगेट कम्युनिटी को, जैसे उस महिला को पर्टिकुलर करना कि इनका हीमोग्लोबिन काफी कम है, तो उसको मेजर करके कोई टूल ऐसा है कि ये स्टैंडर्ड आप फॉलो करेंगे तो आपके पास टारगेटेड फैमिलीज आ जाएंगी, तो थोड़ा और स्पेसिफिक पे काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्स अवेलेबिलिटी के अनुसार। तो उसमें भी आप हेल्प करते हैं क्या? हाँ, हम सबसे पहले हम लोग, मैंने बताया कि आप पहला सवाल था कि आपका कि सीजनल एक किचन गार्डन पूरे साल भर कैसे हम लोग उसको रख सकते हैं। तो जो हम लोग जो 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं उसमें पूरा डिटेल आपको जानकारी देते हैं कि साल भर कौन सी सब्जियां खा सकते हैं और किस तरह से कौन से महीने में कौन सी सब्जियां लगाते हैं, और एक सब्जी का उसका लाइफ क्या है, कितने फल देता है, ये पूरा डिटेल मिल जाता है आपको। इस तरह से हम लोग पूरे साल भर का किस तरह से मेंटेन करना है उसके बारे में हम पूरा ट्रेनिंग में, हम लोग ट्रेनर बनाते हैं, हम ट्रेनिंग देते नहीं। सबसे पहली बात है कि हम लोग एक दिन का ट्रेनिंग देकर नहीं जाते, हम पूरा एक मास्टर ट्रेनर बनाने की कोशिश करते हैं, एक ट्रेनर बनाने की कोशिश करते हैं जो जाकर आगे
बस्तियों में, गाँव में महिलाओं के साथ वो जाकर आगे दे सकते हैं, इसलिए पूरी जानकारी आपको उस ट्रेनिंग में मिल जाती है। ओके, इसके अंदर और पर्टिकुलरली आप जैसे रीजन का भी ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी तक आपने महाराष्ट्र में काम किया, जैसे हम भी वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर भी काम कर रहे हैं, सेंट्रल राजस्थान में भी, अजमेर में भी है, बाड़मेर जैसलमेर में भी काम कर रहे हैं, तो उस रीजन स्पेसिफिक के अनुसार जो वेराइटीज है वेजिटेबल्स की कौन सी वहां पे रिटर्न करेगी, उसका भी थोड़ा बहुत रिसर्च स्टडी या वो भी आप पार्षद ट्रेनर को प्रोवाइड कराते हैं? यस यस यस, डेफिनेटली। ओके ओके। हेलो। हाँ। मैं इनको दो बातें पूछनी थी, मैं रुपेंद्र बोल रहा हूँ। आवाज आ रहा है? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। यस जी। रुपेंद्र जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पर अभय जी का दूसरा सवाल भी था कि कोई टूल है क्या, अगर रिसोर्स क्रंच है, सपोज किसी सीबीओ जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका, तो कैसे हम लोग जो ऑडियंस है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर्स है या जो ट्रेनर्स हैं उनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दूसरा सवाल था अभय जी का। ओके, मैं सबसे पहले हमारे साथ हमारे डायरेक्टर राजेश जी भी जुड़े हैं, मैं उनका सभी के सामने स्वागत करता हूं, और ये कभी से सुन रहे हैं, हमारे सारे सवाल जवाब भी सुन रहे हैं, तो राजेश जी और टू। हेलो। हेलो राजेश जी। सो मैं आपको सुन रहा था, बिकॉज प्रमोद मेरे बाजू में ही बैठ के आपसे बात हो रहा था, तो मैं सुन रहा था क्या हो रहा है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन अभी जो जिन्होंने पूछा था, एक तो जो 365 डेज का जो बता रहा था, उसमें हम लोग जैसे प्रमोद जी ने बताया, जो सीजन के हिसाब से जिन जिन क्षेत्रों में सीजन के हिसाब से जो सब्जियां अवेलेबल है उसको ही पहले हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और उसका जो पूरी जानकारी तो जो उसका एक्सपर्ट है, हमारा जो मेन ट्रेनर्स है, वो ही दे पाएगा आपको पूरी तरह का क्या है, वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स है, वो आपको देगा। दूसरा हम लोग ये भी देख रहा है, ये 365 डेज को कैसे उसको एक्सपैंड करना, ना 365 डेज जो हम लोग जो बोल रहे हैं पूरे साल भर में कम से कम जगह पे इसको कैसे करना है, तो उसका अभी एक रिसर्च हम लोगों ने शुरू भी किया हुआ है, वो ऑन द साइट एक सुभाष शर्मा करके, आप लोग सुना होगा उनको, वर्धा में रहता है वो, उनके साथ हम लोग डिफरेंट मॉडल्स अभी तैयार हो रहा है, अभी कैसे 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, उस जगह पे कितनी एक 5 मेंबर फैमिली के लिए कितनी सब्जियां और कितने प्लांट्स वहां पे लगाने का है, और कौन कौन सी इसको लगाने का है, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए, और उसकी पानी की मतलब कितना देना पड़ेगा, उसका खाद की क्या कितना होना, ये सब का एक अभी शुरू किया हुआ है, क्योंकि थोड़ा और स्पेसिफिकली उसको लोगों के पास लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास पानी का प्रॉब्लम है, हमारे पास जगह का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमको किचन गार्डन को हर जगह पे, हर गांव में, हर घर पे पहुंचाना है, तो उनकी जो समस्याओं की समाधान पूरी तरह से देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस लेवल पे हम लोग अभी उसका और थोड़ा अभी कर रहा है, लेकिन और थोड़ा एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक फील्ड पे करके देख रहा है। दूसरा जो आपने जो पूछा था, सहाय ट्रस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग किसी से फंड लेते भी नहीं है, हम लोग किसी को फंड देते भी नहीं। सहाय ट्रस्ट जो भी काम जो भी करते हैं, जो अपनी खुद की फंड से चलाते हैं, हम लोग कोई भी CSR के तरफ जाते ही नहीं है, और अभी तक गया भी नहीं है, और हमारी जो मैनेजिंग ट्रस्टी है उनको उसमें तात्पर्य भी नहीं है, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग। सो ऐसा है, और लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन जैसे सहाय ट्रस्ट के पास जो का जो सिस्टम है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हमसे जुड़ते हैं उनकी
नीड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक तो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपनी प्रोग्राम में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके पास एक तो प्रोग्राम ही नहीं है, प्रोग्राम भी है तो इसको एडिशनली करने के लिए उसको उसके पास वो साधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम वो करना चाहता भी है तो भी कर नहीं पाते। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही जो मॉडल्स हम लोगों ने तैयार किया है, जो उन्होंने अगर करना चाहता है तो ऐसा नहीं है वो बहुत से फंड मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपनी जेब से कुछ ना खर्च किए बिना ये प्रोग्राम आंगनवाड़ी, स्कूल और कम्युनिटी में कैसे करे, ऐसी मॉडल्स हमारे पास अभी रेडी है। उसमें बेनिफिशियरी हम लोग, अगर आपको सीड फ्री में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है, हमारे यहाँ पे फ्री का डिस्ट्रीब्यूशन सीड का नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक बार आप फ्री का सीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हर बार लोग देखते रहेंगे, नेक्स्ट सीजन के लिए कोई आएगा हमको फिर से सीड देगा, तो वो नहीं करते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल हमारी दूसरी भी ट्रस्ट है हमारे यहाँ पे, वो सिर्फ जो सीड की रियलिस्टिक रियल में वो करना चाहता है, लेकिन सीड का मोबिलाइजेशन नहीं करते, सीड की फंड नहीं दे सकता है, उसके लिए हम लोग उस ट्रस्ट के द्वारा कोई को जिसको बेनिफिशियरी इतनी बैकवर्ड स्टेट में है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल एरिया हो, जैसे वो लोग अपना 50 रुपीज नहीं ले पा रहा है या 40 रुपीज नहीं ले पा रहा है, उनको हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पे भी हम लोग सीड फ्री में नहीं देते हैं, हम लोग करते हैं, अगर हम लोग आपको 100 ग्राम सीड देते हैं, आपको 1 साल के बाद उसका 3 गुना वापस करना। वापस करने का मतलब आप उस 3 गुना सीड को अपनी आजू बाजू विलेज में देने के लिए सक्षम हो। तो ऐसी, और हमारी ट्रेनिंग में एक सेशन इसके लिए है, सीड को कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे प्रोपेगेट करें और उसको नेक्स्ट सीजन के लिए कैसे तैयार करें। ऐसे एक बार मिलता है तो उसको सस्टेनेबल तरीके से उसको कैसे चलाएं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हर बार सोचने लगेंगे कोई आएगा हमको सीड देगा, वो सिस्टम हमको कम करना है। थैंक यू। रुपेंद्र जी, आपके कुछ सवाल थे? हाँ, मेरा एक तो सवाल ये था कि जो मास्टर ट्रेनर को बिल्ड करने की बात कर रही है, तो उसका ईयरली एंगेजमेंट क्या रहता था एक ट्रस्ट का उसके साथ, उसको तैयार करने में? एक तो हमारे साथ 2 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो ये आइडिया को फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम को या एनीमिया को एड्रेस करने के लिए वो हमारी जो भी प्रोग्राम को सपोर्ट एक सपोर्टर के जैसे वो ये अभियान में जुड़ सकता है, और अपनी थिंकिंग में और अपनी जो बाकी कोलैबोरेशन या कंट्रीब्यूशन से इस फोरम को स्ट्रेंथन कर सकता है। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस कुछ करना चाहता है फील्ड पे, उनके लिए ही ये मास्टर ट्रेनर का हम लोग दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करते थे, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमको मिलता था, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में हम लोग जाएंगे, वहां पे हमको कम से कम 15 या 20 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ता है, तो हम लोग वहां से 2 लोगों को चुन के ट्रेनिंग देता था। तो ट्रेनिंग देने के बाद अगर वो लोग उसको आगे नहीं ले पा रहा है, तो देन हम लोग ये 3 दिन का जो रिसोर्स हम लोग स्पेंड कर रहा है वो किसी काम का नहीं हो रहा है। तो हम लोग बहुत क्लियरली अभी बाइफरकेट किया हुआ है, जो लोग इस अभियान में जुड़ना चाहता है या अपनी इंटेलेक्चुअल तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ जमीनी स्तर पर कुछ करना चाहता है, तो उनके लिए ही है ये मास्टर ट्रेनर का। उसमें हम लोगों को क्या करना है, जिनको जो ट्रेनिंग में, ये तो सिर्फ ये मास्टर ट्रेनिंग के जो टीओटी में आके आप पूरे के पूरे किचन गार्डन के बारे में तो सीख के जाके करने नहीं वाला है, क्योंकि वहां पे एक ट्रेनर को ट्रेनिंग कर रहा है। तो बेसिक नॉलेज जो ट्रेनिंग के बारे में, उन्हीं लोगों को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे जो ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन हर साल भर खुले रहता है, जहाँ पे वो रजिस्टर कर सकता है, अपार्टमेंट्स ओनली,
जो पार्टनर्स है उनको ही ये सुविधा अवेलेबल है, वो रजिस्टर कर सकता है। जिसका रजिस्ट्रेशन का जो कोटा जैसे रिक्वायर्ड नंबर आता है, वहां पे हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें एक पहले डिस्कशन होते हैं क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग फिर सेटिंग करते हैं और 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाते हैं। वो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, आपको सिर्फ आपकी ट्रैवल ही देना है। तो वहां पे आने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद, आपको एक तरीके का कमिटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस साल कौन कौन के एरिया में या कितने विलेज में, हमारे एक है वो कितने आवर्स का है ट्रेनिंग वो, हाँ, तो वो मैं अभी भूल गया, वो हमारा ट्रेनिंग मैनुअल में है। एक मुझे लगता है 32 ऐसा कुछ है, मैं बाद में बताता हूँ आपको। उतने आवर्स का ट्रेनिंग आपकी डिफरेंट एरिया में आपको करना है, और या एक पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से आपको अपनी एरिया में उसको करना पड़ेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट है। जो उसके लिए आपको क्या सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपको उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में करना चाहता है या कम्युनिटी में करना चाहता है, तो आप पहले आपका जो एरिया डिमार्केट करे, टारगेट सेट करे, उसके बाद उसको कैसे लेके जाना है, उस लेवल का सपोर्ट हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड कर सकते। कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको एचबी टेस्टिंग करना है, क्योंकि एचबी टेस्टिंग हमारे यहाँ का इस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मानो हम लोग अभी एनीमिया फ्री विलेज के बारे में बता रहा है या एनीमिया फ्री एसएचजी के बारे में बता रहा है। एनीमिया फ्री एसएचजी करना है तो पहले आपको मालूम होना चाहिए आपकी एसएचजी में कितने लोग एनीमिक हैं। तो पहला स्टेप होगा वहां पे एचबी कैसे करें। तो एचबी करने के लिए एक तो ऑर्गेनाइजेशन खुद का तरीके से वो कर सकता है, या पंचायत को के इन्वॉल्वमेंट से कर सकता है, या पीएचसी के इन्वॉल्वमेंट से कर सकता है। ऐसा हम लोग करते हैं महाराष्ट्र में और बाकी जगह में भी पीएचसी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसका अप्रोच कैसे होता है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे उसके लिए परमिशन निकालना पड़ता है, उसके बाद वो करते हैं। जब वो नंबर आता है आपके साथ, तो आपके पास क्लियरली टारगेटेड एक कम्युनिटी आता है, किनको आप इसको एड्रेस करना प्रायोरिटी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 फैमिलीज से अगर 50% लोग अनीमिक है, उसमें से किन किन को वो कौन सी कैटेगरी, उसके हिसाब से आप आपकी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से टारगेट कर सकता है और उसको कुछ ट्रेनिंग या सीड की सपोर्ट दे सकता है और आगे के लिए जा सकता है। लेकिन एक कमिटमेंट है, वो मैं आपको ये मीटिंग से पहले ही बताऊंगा। आपको मेरे को जरा रेफर करना है, नहीं वो देखना पड़ेगा। ओके, एक सवाल होता है। थैंक यू राजेश जी। हाँ, सहायक ट्रस्ट डायरेक्ट इम्प्लीमेंट भी करते हैं या ट्रेनिंग ही करते हैं? ये ट्रेनिंग देते हैं हम। सहायक ट्रस्ट डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पे भी करते हैं, वहां पे हमको कोई ना कोई मॉडल तैयार करना है या कुछ रिसर्च ओरिएंटेशन से हम लोग को कुछ करना है, तो वहीं पे ही हम लोग डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं। नहीं तो हम लोग कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करते हैं। डायरेक्ट इंटरवेंशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कैसे करना है, किस लेवल पे जाना है, किस अथॉरिटी से आपको परमिशन लेना है, और परमिशन लेने के लिए लेटर्स कैसे तैयार करना है, किससे जाके मिलना है। कभी कभी हम लोग भी जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे ये प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं, वहां से लेटर्स वगैरह निकाल के ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में करना है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर स्कूल में किचन गार्डन डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाना है, हम लोग पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके सीईओ से मिलते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं दिस इज द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, इसमें ये फायदा है। तो देन तुरंत हमारे जो सीईओ है वो अपनी जो कंसर्न डिपार्टमेंट को के लिए एक लेटर निकालता है। तो हम लोग वो लेटर निकाल के देते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद ये लेटर जो ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेनर है उनको पूछे जाते हैं, ताकि आपको जो लेटर मिला हुआ है, आर यू इंटरेस्टेड टू गो, इसको करने के लिए आप है। तो वहां पे करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फिर जाके उनका जो लेटर के साथ
ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करने के लिए हम लोग असाइन करते हैं, वो लोग जाके वहाँ पे ये प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए भी बीडीओ से वहाँ वगैरह वगैरह जाने के लिए उससे परमिशन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, वहां से भी परमिशन लेने के लिए हम लोग सपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक हम लोग करते हैं, उनकी जो पहली ट्रेनिंग होता है टीचर्स के साथ, उसमें हम लोग जाके देखते हैं ये क्वालिटी कैसा है ट्रेनिंग का। अगर वो क्वालिटी ट्रेनिंग का अप टू द मार्क नहीं है, हम लोग आगे उसको करने नहीं देते हैं, हम लोग खुद करते हैं। और ये ट्रेनर को बताते हैं आपको ये एरिया में आपको ध्यान देना है, दिस इज एरिया में आपको इम्प्रूव करने के बाद ही वो नेक्स्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उसको एक तो ट्रेनिंग के बाद उसका असेसमेंट होता है, उसको क्वालिफाई ट्रेनर के नाम पे लिस्ट में लेके आते हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस जब होते हैं, वो फील्ड में एक्चुअली जब करते हैं उसको असेसमेंट करने के बाद ही, क्योंकि ट्रेनिंग का क्वालिटी में कोई भी डाइल्यूशन नहीं चाहते। उस लेवल तक हम लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा, और कोई सवाल? नहीं, मेरा नहीं है। जी अभिषा जी, मैं कुछ बात करूं? बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, तो प्रमोद जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी और बधाई भी, अनिल जी को भी, कि आपने बहुत अच्छे से अपने काम को यहाँ रखा। किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से सहायक ट्रस्ट जो है वो एक तरह से देश को एनीमी से फ्री होने में जुटा हुआ है। मुझे आपके इस पूरे प्रेजेंटेशन में 2-3 चीजें थी जो आपने सीधे से एड्रेस करना चाहिए, और मुझे लगता है उससे निकल के भी आती है। एक तो ये कि जब हम एनीमिया फ्री की बात कर रहे हैं या पोषण को एड्रेस कर रहे हैं, तो सीधे से हम एक तरह से स्वास्थ्य को तो संबोधित कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक तरह से पर्यावरण की बात भी कर रहे हैं, और शिक्षा, एजुकेशन भी इसमें जुड़ जाती है कहीं ना कहीं, कि कैसे हम शिक्षा को इस प्रकार के विजन के साथ में जोड़ें। लेकिन एक इसमें जो चुनौती जो मैं एक स्वयंसेवी संस्था है सिकोई डिकॉन, राजस्थान में हम लोग करीब 11 जिलों में काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी पंचायतें हैं जहां पर हम लोग भी किचन गार्डन या पोषण वाटिका पे काम कर रहे हैं। तो उसमें चुनौती एक तो थोड़ा सा ये आती है कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में देख रहे हैं, बाजार जिस तरह से हमारी मानसिकता में हावी है, और मार्केट का मतलब सीधा सा अब किसान आजकल ये सोचने लगा है कि स्वास्थ्य को दरकिनार करके पहले वो देखता है कि मुझे लाभ कितना मिल रहा है, बाजार से क्या कीमत मिल रही है, पहले मैं इसको, मतलब परिवार का स्वास्थ्य तो अपनी जगह है, वो उसको कई बार इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता बाजार की जगह। वो कोशिश करता है कि मुझे मार्केट में कुछ पैसा मिल रहा है अगर, तो पहले मैं बाजार में अपना प्रोडक्शन निकाल दूं, फिर देखूंगा परिवार में क्या करना है। तो उसको थोड़ा सा इस बाजार की सोच से वापस से उस तरफ लेकर के आना जहां पर कि उसकी प्राथमिकता उसका अपना परिवार और स्वास्थ्य हो। एक तो ये चुनौती दिखाई पड़ती है। दूसरी, लगातार खास करके जो छोटे किसान हैं, राजस्थान जो है, आप जानते हैं, राजस्थान जो छोटी जोत के किसानों की भूमि है, यहाँ पे किसानों के पास छोटी जोत है। तो ऐसे किसानों को इस बात के लिए लगातार प्रोत्साहित करना कि आप कैसे पोषण वाटिका से अपना परिवार का स्वास्थ्य और साथ साथ कुछ अपनी लाइवलीहुड, अपनी आजीविका भी सिक्योर कर सकते हैं। तो उनके व्यवहार में बदलाव, बिहेवियरल चेंज, उनका एक तरह से माइंडसेट को इस तरह से बदल पाना छोटे किसानों को। और एक उनके साथ में चुनौती रहती है छोटे किसानों के साथ में, कई बार वो रहती है रिसोर्सेज। इनको लगता है कि जो आपने भी इस बात को उठाया कि बीज हम कहाँ से लाएंगे, इसका कैसे होगा। हम लोग भी कई बार कोशिश करते हैं कि भाई आपको सपोर्ट, हम बीज की जो खर्चा है आपका वो सपोर्ट हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद में आपको हम 6 महीने या साल भर तक कर पाएंगे या एक बार 2 बार बीज दे पाएंगे, उसके बाद में आप ही को उसको देखना संभालना है।
संवर्धन करना है बीजों का। जी जी, आप ही को संवर्धन करना है। तो ये थोड़ी चुनौती, और मुझे आपके इसमें एक अच्छी बात जो लगी वो भी मैं कहना चाह रहा था, वो ये भी लगी कि आपने थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली देखने की कोशिश की। मैं भी वो सोच ही रहा था कि जब आप सोचते हैं कि किसी गांव को, किसी पंचायत को, या किसी मोहल्ले को, या किसी आंगनबाड़ी को एनीमिक फ्री करना है, एनीमिया फ्री करना है, तो पहले जरूरी है कि उसका बेसलाइन हमारे पास हो, उनको पता हो कि हाँ भाई ये 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से हमने 100 लोगों का टेस्ट करवाया, इनका वजन लिया, और उसके बाद में पता पड़ा कि ये 70 लोग यहाँ पर जो है वो एनीमिक हैं। तो वो एक सबसे जरूरी चीज है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर। वरना हम लोग भी किचन गार्डन के लिए बीज दे रहे हैं, किचन गार्डन की प्रक्रिया चल रही है, मगर जानेंगे कैसे कि अभी स्थिति क्या है और बाद में कैसे बदली। तो उसके लिए जरूरी है कि, और उसमें शायद थोड़ा सरकारों का सहयोग भी, उसमें सरकार का सहयोग भी उसमें चाहिए होता है। तो ये मैंने, मतलब मुझे जो कुछ चुनौतियां लग रही थी वो भी मैंने आपको बताई। और एक मैं जो पूछना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए इसको हम चाहें कि कुछ किसानों के साथ में, या कुछ कम्युनिटी के लोगों के, महिलाओं के साथ और किसानों के साथ में कोई ट्रेनिंग आप के साथ इसको ऑर्गेनाइज करना चाहें किसी एक दिन में, किसी एक दिवस में, तो वहां आपकी अवेलेबिलिटी यहाँ राजस्थान से रहती है, जयपुर से, मतलब कहीं से आप आके, और हमारे कुछ, या मान लीजिए कुछ महिलाएं हैं जिनको हमने पोषण वाटिका के लिए जो हम तैयार कर रहे हैं, या कुछ एसएचजी ग्रुप की महिलाएं, कुछ किसान हैं, उनके साथ अगर हम चाहें कि आपके साथी या आप किसी दिन आकर के और उनसे बात कर पाए, उनको समझा पाए, कहाँ वो कुछ गलती कर रहे हैं वो बता पाए, और कैसे इसको, एक चीज तो ये भी है कि मतलब मुझे लगता है कि शायद स्वास्थ्य के साथ साथ हमको शायद ये भी उनको जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि उनका मतलब मोटिवेशन बना रहे, वो है लाइवलीहुड। कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी आजीविका को भी कैसे आप थोड़ा थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। वो बस ये मैं अपनी बात कहना चाह रहा था, और आपको बहुत बधाई देना चाह रहा था कि बहुत अच्छे से आपने अपनी बात रखी। थैंक यू। तो आपने जो पूछा अभी, आपकी जो महिला है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो राजस्थान से? मैं राजस्थान में, हम लोग बारां में, टोंक में, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, अलग अलग जिलों में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस जयपुर में है। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले मैं, आपके जो सवाल है, आपकी महिलाओं के लिए, आप अगर आप ट्रेनिंग लगाना चाहते हो, तो एसएचजी मेंबर्स हो या आपके स्टाफ के लिए लगाना चाहते हो, तो आप, हमारा जो एक महीने में 2 बार हम लोग एक ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं। जो सेकंड सैटरडे होता है, सेकंड वेडनेसडे जो होता है, उसमें हम लोग मराठी में एक सेशन लेते हैं, और फोर्थ वेडनेसडे जो होता है उसमें हम लोग हिंदी में एक सेशन ऑनलाइन लेते हैं। 1.5 घंटे का सेशन होता है हमारा, 2 घंटे का सेशन होता है, जिसमें ये सारे आप उसमें ऑनलाइन उनको बुला सकते हैं। उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप उन सबको बुला सकते हैं। उस वक्त हमारे ट्रेनर जो होते हैं, हमारे साथ होते हैं, वही उस ट्रेनिंग को लेते हैं। उस वक्त सारे सवालों के जवाब भी हो सकते हैं, और आपको पूरा बताया भी जा सकता है। एक बेसिक हम लोग नॉलेज एक फोर्थ वेडनेसडे को देते हैं सभी को, और वो ओपन होता है, सभी के लिए खुला होता है। कितने भी लोग उसमें आ सकते हैं, आपकी महिलाएं आ सकती है, एसएचजी मेंबर्स आ सकते हैं, स्टाफ आ सकते हैं, कोई भी उसमें आ सकता है। 2 घंटे का हम लोग एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर महीने की चौथे बुधवार को लेते हैं। और दूसरा आपने पूछा था स्पेसिफिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसको कैसे सपोर्ट करें। सी एक्चुअली हमारा एक तो हम लोग ने फील्ड पे जाके जो भी ट्रेनिंग करते हैं, पहले तो वो टीओटी की तरफ से करते हैं। अगर हमारी टीओटी हो रहा है सो एंड सो डेट में, फॉर एग्जाम्पल आप हमारा टीओटी वहाँ पे 15 तारीख को हो रहा है, 18 तारीख तक है। अगर आप वहाँ पे 19 तारीख को कुछ करना चाहता है, क्योंकि हम लोग अगर जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग पूरे के पूरे वहाँ पे जिन जिन लोगों को मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, किन किन अधिकारियों से मिल सकता है, वो लोग भी वो काम भी खत्म करके आते हैं। तो अगर हमारी ऐसी मीटिंग के साथ आप वहाँ पे प्रोग्राम एसोसिएट कर पाएंगे तो वेल एंड गुड, हम लोग हमारी अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहेंगे तो हम लोग कर सकता है। नहीं तो और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंटरनल प्रोग्राम के लिए ट्रेनर्स को बुलाना चाहते हैं सहायक ट्रस्ट से, तो उनका आना जाने का, रहने का पूरा बंदोबस्त वो ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ेगा। वो जिनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही वो करेंगे। जी जी, थैंक यू अनिल। और कोई सवाल? अगर ये जो हाँ, जी अरे
ये जो 4th वेडनेसडे को जो मीटिंग होती है हाँ 2 घंटे की, इसके टाइमिंग्स क्या हैं? 11 से 1 बजे तक होता है। ओके, हाँ वे तो हिंदी में होता है। ये लिंक कैसे ग्रुप में शेयर करेंगे आप? वो मिल जाएगी। आप जैसे आप हमारे पार्टनर बन जाते हैं, आपका जिस तरह से सद्भाव समझौता आकर आ जाता है तो आपको आ जाता है, अपने पर्सनल व्हाट्सएप पर आ जाता है, ग्रुप पर भी आ जाती है उसकी लिंक पूरी तरह से। ठीक बात, थैंक यू। हाँ आविशा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। जी जी जी। तो प्रमोद जी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही थी कि एक तो आपने बताया 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है, कुछ ऑनलाइन सेशंस लेते हैं आप और उसके बाद 3 दिन का ट्रेनिंग रहता है। तो ये अगर एक मास्टर ट्रेनर क्रिएट करना है जो आपने बताया, उसका भी क्राइटेरिया है कि कैसे, अगर हम जाना भी चाह रहे हैं या मास्टर ट्रेनर्स के साथ या नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रही हूँ, अगर मास्टर ट्रेनर की तरफ जाना चाह रही है कुछ संस्थाएं, तो क्या कितनी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग रहती है, कितना ड्यूरेशन रहता है वो मास्टर ट्रेनर बनने तक का? एक कुछ आप ये भी बता रहे थे, आप टेस्ट्स भी करवाते हैं, जैसे एग्जाम्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस अगर आप डिटेल में बता सके। दूसरा सवाल ये था कि जो बेसलाइन सर्वे करते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन मेजर करने का बोल रहे हैं, तो वो हीमोग्लोबिन कैसे मेजर, कुछ टूल्स है जिससे हम मेजर कर रहे हैं? तो वो कुछ, ये 2 सवाल थे मेरे। तो ये पूरा जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ये पूरा हमारा कितने उसका बता 3 दिन का है तो हाँ उसका बेसिक भी करना पड़ता है ना वो पूरा। हाँ हमारा ट्रेनिंग का पहला क्या होता है, जो हम लोग ने अभी मैंने बताया कि सेकंड वेडनेसडे का जो होता है, सबसे पहले वो उसका सिलेक्शन प्रोसेस हमारा होता है। ट्रेनिंग में आने के लिए एक संस्था की तरफ से 2 जन आ सकते हैं उसमें। उसके लिए भी हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा है कि उस ट्रेनर के पास कुछ ना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ तो कहीं पर उसने एज अ ट्रेनर करके कहीं पर उसने प्रोग्राम ट्रेनिंग लिया होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया हम लोग करते हैं। ये उसके बाद फिर हम लोग उसका जो आपको बताया कि जो 4th वेडनेसडे में जो बेसिक ऑनलाइन होता है उसमें उसने अटेंड करना चाहिए। यानी क्या होता है कि हम लोग जब टीओटी ट्रेनिंग जो लेते हैं 3 दिन में, उसमें वो पूरा जीरो से नहीं आना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग में उसने अटेंड होना चाहिए, ये एक है। और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं ऐसी संस्थाओं के से, उस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप आपकी संस्थाओं की तरफ से 10 बैठो 20 बैठो कुछ प्रॉब्लम नहीं, उसमें से फिर आपको एक आइडिया आती है संस्थाओं की कि हाँ ये 10 जन बैठे, उसमें से 2 जन सिलेक्ट करके मैं अच्छे भेज दूंगा ट्रेनर बनने के लिए, वो कर सकते हैं। तो वो ट्रेनर बनने के लिए हमारे पास आते हैं। तो पूरा किस तरह से होता है कि पहले दिन हमारा सुबह 10 बजे हमारा एक ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाता है, जो हेल्थ न्यूट्रिशन और एनीमिया पर शाम तक हो जाता है। उसके बाद उसी में हम लोग जहाँ पर जिन संस्थाओं में जगह नहीं है या फिर जिन फैमिलियां जो झुग्गी झोपड़ियों के लिए काम करती है, ऐसी संस्थाओं के लिए, वहां पर हम लोग न्यूट्रिशन पर कैसे काम करें, तो वहां पर हम लोग माइक्रोग्रीन के बारे में एक ट्रेनिंग देते हैं। 1 घंटे का एक सेशन होता है पूरा, जो माइक्रोग्रीन के बारे में, सूक्ष्म हरी सब्जियां जो उसके बारे में हम बताते हैं, जो जिनके पास जगह नहीं वो कर सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं। 2 घंटे का एक सेशन होता है पहले दिन में, जो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करते हैं। कौन सी अच्छाई होनी चाहिए, एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस तरह से उस क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से बड़े से बड़े या छोटे से छोटे ऑडियंस को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, वो पूरा कम्युनिकेशन स्किल्स का एक सेशन होता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह एक 7 से 8 जो हम लोग वर्जिश करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं ट्रेनिंग में वर्जिश या एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम लोग वॉइस मॉड्यूलेशन की एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड डे जो हम लोग करते हैं मॉर्निंग में 30 घंटे का होता है टोटल। 30 घंटे का एक हमारा ट्रेनिंग होता है, एक सेशन होता है। उसके बाद फिर से हमारा ऑर्गेनिक किचन गार्डन का एक सेशन पूरा दिन का होता है। उसके बाद शाम को फिर से हम लोग एक स्टेज डेयरिंग पर काम करते हैं, जो आपके जो पार्टिसिपेट्स है उनको आगे आकर खड़े रहने के लिए ट्रेनिंग देते हैं, उनको एक डेयरिंग आने के लिए हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। तीसरे दिन आपने जो तीसरा से कहा, तीसरे दिन पूरा असेसमेंट होता है। तीसरे दिन हम लोग ने जो 3 दिनों में उनको जो सिखाया है उसके ऊपर उस ट्रेनर को एक, और जो स्किल्स हम लोग ने बताया उसका सब पूरा इस्तेमाल करके उस ट्रेनर को 5 मिनट का एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग बोलते हैं। 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, उसके लिए मटेरियल पीपीटी प्रेजेंटेशन जितना चाहिए हम लोग देते हैं उनको। 5 मिनट का प्रेजेंटेशन वो करता है। उसमें एक असेसमेंट हमारा जो होता है उसका
उसका नॉलेज कितना है इस प्रोग्राम के बारे में, इस विषय के बारे में कितनी जानकारी है उसका, एज अ ट्रेनर हो कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, उसके ऑडियंस को किस तरह से हो, जो पार्टिसिपेट है उसके किस तरह से उसको इन्वॉल्व करता है, ये पूरा इन सारे सब्जेक्ट पर हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं। उसके सिवा एक अलग से एक असेसमेंट होता है, हमारा प्री टेस्ट होता है। ट्रेनिंग में आने से पहले उनको एक प्री टेस्ट का एक लिंक दिया जाता है जिसमें प्री टेस्ट भरी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद एक पोस्ट टेस्ट भरी जाती है। दोनों के जो गुण है, जो मार्क्स है वो कंपेयर किए जाते हैं, उनका असेसमेंट जो फिजिकली है वो असेस किया जाता है। उसके तहत एक अच्छा ट्रेनर हमारे सामने होता है, और जो हम लोग ट्रेनिंग के बाद लगभग एक हफ्ते में जो कौन से ट्रेनर तैयार हुए हैं कौन सी संस्था के पास, उसकी एक जानकारी आपके पास देते हैं। ट्रेनिंग में आने के बाद आपको एक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट मिल जाता है। ट्रेनिंग में आने के बाद एक पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट सभी को देते हैं। उसके बाद ट्रेनर जो पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट होने के बाद जो हम लोग ट्रेनर असेसमेंट के बाद जो ट्रेनर बनता है उसे फील्ड के ऊपर 35 से 50 घंटे कंप्लीट करने पड़ते हैं। 35 से 50 घंटे बचत गटों के साथ ट्रेनिंग कर सकता है, बच्चा अपने स्कूल के टीचर्स के साथ कर सकता है, बच्चों के साथ कर सकता है, ग्राम पंचायत के साथ कर सकता है। ऐसे 35 से 50 घंटे वो कंप्लीट करने के बाद हम उसका एक असेसमेंट करते हैं, किस तरह से वो ट्रेनर है, किस तरह से है, किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, विषय की किस तरह से जानकारी है, उसके ऊपर हम लोग असेसमेंट करके एक अच्छा ट्रेनर होता है। उसके बाद एक क्वालिफाइड ट्रेनर करके हम लोग एक क्वालिफाइड ट्रेनर करके उसको एक सर्टिफाइड किया जाता है। हमारे वेबसाइट पर उसका नाम जाता है, ये क्वालिफाइड ट्रेनर है। फिर वो पूरे 10 राज्यों से आपको एक फोन भी आ सकते हैं, वहां पर ट्रेनर करके आपको बुलाया जा सकता है। ये क्वालिफाइड ट्रेनर कहीं पर भी जाकर हम तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, हम लोग किसी को रोकते नहीं है। ये क्वालिफाइड ट्रेनर कहीं पर जाके आगे जाकर वो पेड ट्रेनर करके भी खुद का इस्तेमाल कर सकता है, उसकी खुद की इनकम के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। और हर 3 महीने के बाद उसका रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेते हैं। इस तरह से हम लोग 3-3 महीने के बाद एक अच्छे ट्रेनर को हमारा उसी तरह से रहने के लिए, कॉन्स्टेंट हो अच्छा ट्रेनर रहने के लिए हम लोग हर 3 महीने के बाद एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेते हैं। एक है, अगर हमारा नजदीक के राज्य में या कहीं पर ट्रेनिंग होता रहेगा तो उसको रिफ्रेशर के लिए आना चाहता है तो वहां पर आ सकता है, हम लोग उसको वेलकम करते हैं, ये भी बात है। इस तरह से वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब सर ने यहाँ पर अभी बताया, हमारे जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं उनको भी हम लोग एक ट्रेनर करके उनको इनवाइट करते हैं, जो उसको प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा हो सकता है, जो उसको खुद को एक जानकारी के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए वो काम कर सकता है, इसके लिए भी हम लोग उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये कितने ड्यूरेशन तक का रहता है पूरा प्रोसेस? एक पूरा अच्छा ट्रेनर बनाने के लिए हम लोग, मैंने बताया कि 30 घंटे का एक हमारा जो 30 घंटे का एक ट्रेनिंग है। 3 दिन का 30 घंटे का? हाँ, 30 घंटे का एक ट्रेनिंग। उसके बाद उससे पहले उसमें ओरिएंटेशन भी है, बेसिक वो भी इन्वॉल्व है उसमें। उसके बाद उसने 35 घंटे काम करना है फील्ड के ऊपर, 35 आवर्स भी उसने ट्रेनिंग ली तो एक अच्छा ट्रेनर बन जाता है, क्वालिफाइड ट्रेनर बन जाता है। ओके ओके, और थैंक यू इसके लिए। दूसरा कि ये जो हीमोग्लोबिन अगर हम मेजर करने का पूरा जो बेसलाइन सर्वे करना है तो उसमें ये जो कुछ टूल्स है कैसे, क्योंकि कैसे मेजर कर सकते हैं ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, पंचायत स्तर पे या गांव स्तर पर? एक्चुअली वो तो टेक्नीशियंस करेगा ना, इसका जहाँ पे भी वो एचपी टेस्टिंग होता है उसका तो टेस्टिंग तो क्वालिफाइड टेक्नीशियन करते हैं नॉर्मली। अगर पीएससी के थ्रू करते हैं तो पीएससी का जो लोग हैं वो लोग करते हैं। और हम लोग फॉर एग्जाम्पल ये भी आप लोग को ट्रेनिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ही। आप लोग जिनको ट्रेनिंग कर सकता है वो कंटेक्टिंग टेस्टिंग करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को तैयार कर सकता है। ऐसा एक छोटा सा इक्विपमेंट आते हैं जो उसके साथ वो लोग कर पाए, लेकिन उसके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ते हैं जो आप लोकली उसका कोई किसी का सपोर्ट लेके वो टेक्निकल नॉलेज रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये इसको जब चाहे आप लोग कर सकता है। नहीं तो किसी के और पीएचसी के पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली पीएचसी को इन्वॉल्व करना और पंचायत को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है अगर इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल तरीके से लेके जाना है।
क्योंकि पंचायत को हम लोग दिखा सकता है ये प्रोग्राम से ऐसी फायदा होता है, और हमारा अल्टीमेट एम ये हो जाता है ये ग्राम सभा में ऐसे रेजोल्यूशंस पास करे और पंचायत जो डेवलपमेंट प्लान्स है उसमें ओकेजन के प्रति ये प्रोग्राम उसमें एडेड हो। तो जब ये ऐड हो जाएगा देन देयर इज नो नीड फॉर एनी सहाय ट्रस्ट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट कर सकता है। राइट, हर ऑर्गेनाइजेशन को हर टाइम पे उनको सपोर्ट करना दैट इज नॉट अ पॉसिबल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो बिफोर अरुण जी स्पीक्स, मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि कुछ संस्थाओं के साथ मिलके हम ये पायलट भी इनिशिएट कर रहे हैं और ये प्रोसेसेस ऑनगोइंग है। इनफैक्ट स्टेट लेवल से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स भी निकले कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में नेचुरल रिसोर्सेज को लेके काम किया जाए, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो, नेचुरल फार्मिंग को लेके काम हो। तो कुछ संस्थाएं हमारे साथ हम सब साथ मिलके कर रहे हैं। तो मेजर फोकस वही है कि न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, किचन गार्डन्स को कैसे इंक्लूड कर सके। तो हम लोगों ने काफी सारे सेशंस किए हैं। तो आगे एज अ वे फॉरवर्ड हम लोग ये भी सोच रहे थे, ये डिस्कस किया था वर्किंग ग्रुप के अंदर भी, कि अगर हम आगे भी बढ़ते हैं तो हम छोटे के साथ शुरुआत करें, स्पेशली उन पंचायत में जहाँ पे ये डेवलपमेंट प्लान को लेके काम चल रहा है। तो अभी दिसंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। हमारे साथ यहाँ पे भी कुछ संस्थाएं जुड़ी है, CMF है, सृजन है, उन्नति है, बाकी और भी संस्थाएं हैं जो कर रही है इसको लेके काम। तो दैट वाज द वे फॉरवर्ड। वी वर आल्सो थिंकिंग कि वहीं से डिमांड है और हम सिर्फ फैसिलिटेट करें इस प्रोसेस को। तो या फैसिलिटेट, हमारा उद्देश्य है ये फैसिलिटेट करने के लिए लोकल लेवल पे, दैट इज द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर दैट वी आर लुकिंग। हम लोग जो देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास जो उनको सपोर्ट करने के लिए वो सपोर्ट सिस्टम ग्रासरूट लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो। ऐसा नहीं है हमेशा सहाय ट्रस्ट के पास जाए सपोर्ट, नो, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे लोग हो जो इसमें माहिर हो, उनको ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट कर सके। That is the first level of sustainability that we are looking out. No, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी कैपेसिटी वाले लोग हो जिसको प्रोग्राम को आगे लेके जाने के लिए वो लोग ये एंटायर प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए सक्षम हो। अरुण जी, जो प्रमोद जी आपने जो बात कही है कि ये हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए टेक्निकल आदमी का होना जरूरी है, तो हेल्थ फंक्शनरीज को जोड़ना तो हमारे प्रोग्राम को ताकत देगा, हमारी इस इंटरवेंशन की विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, पंचायत के साथ भी विजिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइज, हमारे राजस्थान में कुछ साथी हैं जैसे वागधारा है, नवाचार है, हम लोग क्या है कि एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्कूल्स के साथ में, नरिशिंग स्कूल प्रोग्राम, और उसमें बच्चों की हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करते हैं, उनकी हाइट वेट भी लेते हैं, और बेस्ट लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन करते हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं हमारे इस प्रोग्राम के, तो हमारे पास ऑलरेडी हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हैं और स्किल्ड लोग भी हैं, क्योंकि हेल्थ फंक्शनरीज की अपनी व्यस्तताएं हैं, उनको जोड़ना ठीक है, लेकिन उनकी उपलब्धता या अनुपलब्धता की वजह से हमारा प्रोग्राम या हमारा सर्वे इफेक्ट हो, तो उसकी बजाय क्या हम हमारे जो ट्रेंड लोग हैं उनको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली, सी वही तो मैं बोल रहा हूँ। सी अगर राजस्थान में अगर आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल पर्सन्स है, जो फॉर एग्जाम्पल सहाय ट्रस्ट जो बोल रहा है, जो हम लोग जो करते हैं कोई एरिया में हमारा जीरो नॉलेज है, तो आप हमें सिखाए। अगर हम लोग ऐसा सेशंस करने के लिए तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करेंगे, कैसे आपके वहां से रिसोर्स पर्सन को हम लोग बुलाए, यहाँ से इस रिसोर्स पर्सन वहां आप यहाँ पे आए। अगर राजस्थान के जो और साथी हैं जो अनीमिया फ्री इंडिया फोरम के जो मेंबर्स होता है, उनके लिए अगर आपके वहाँ पे लैब टेक्नीशियन का जो बेसिक कैसे करते हैं, टेस्टिंग वगैरह कैसे करना है, क्या कैसे वो उसके बारे में आप उनको कब सपोर्ट करना चाहते हैं,
तो ऐसे ही फोरम का स्ट्रेंथनिंग हो सकता है, प्रोग्राम की स्ट्रेंथनिंग ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन आके सब कुछ दे, ऐसा कहीं पे भी नहीं हो सकता है। इसे सब एक हम लोग सब एनीमिया फ्री इंडिया फोरम या एनसीएन जो भी है, जो हम लोग हमारी कोई भी जो भी नेटवर्क में हम लोग शामिल है, तो हमारा दायित्व बनता है उस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये ऐसी कंट्रीब्यूशन से हो सकता है या हमारी टेक्निकल नॉलेज शेयर करने से हो सकता है। तो वो तो है, वो तो होना ही चाहिए और दैट इज अ वेरी गुड। अगर आपके पास है तो आप पूरे राजस्थान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन को उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर 4000 रुपीज का एक किट ले सकते हैं, then you can do it this exercise in a very correct way, because that is very important. वो हम लोग कर सकते हैं। राइट, थैंक यू अरुण जी, थैंक यू राजेश जी। और किसी साथी के कुछ सवाल है या कुछ और जोड़ना चाहेंगे वो? अविशा जी, मेरा एक सवाल है। हेमलता जी। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं सिरोही में काम करती हूँ और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है CMF। तो हम लोग यहाँ पे पूरा आदिवासी जो ग्रासिया कम्युनिटी है उसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग अभी स्टार्ट किया है कि केमिकल फ्री विलेज करके एक हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे। तो हम लोग अभी ये पूरा पोषण वाटिका का मैंने ये सुना और अच्छा लगा मुझे कॉन्सेप्ट। तो क्या हम क्या और कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ये एनीमिया फ्री विलेज, मतलब उन्हीं विलेज में जिसमें हम लोग केमिकल फ्री विलेज बना रहे हैं या ग्राम पंचायत बना रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी उसमें शामिल कर सकते हैं? तो मैं थोड़ा सा सजेशन या जानकारी चाहूंगी मैं। एक्चुअली आपकी जो प्रश्न में ही आपकी सवाल का प्रोसेस चाहिए, कैसे उसका प्रोसेस क्या होता है। जब हम लोग आपको मालूम होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम का भी एक है, तो क्या है आदर्श गांव करके एक प्रोग्राम आप लोगों ने सुना हो, दैट कैन आल्सो बी इंटीग्रेट, ये उसमें भी आ सकता है। जब हम लोग बोल रहा है किचन गार्डन को और एनीमिया फ्री करने के लिए जितने भी प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है वो सब ऑर्गेनिक प्रोसेस हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक तरीके से इसको कैसे करें, बिना केमिकल से कैसे करें, सीड को हम लोग कैसे लोकल लेवल पे उसको मोबिलाइज करें, उसको कंजर्व करें, उनको अपनी विलेज के लिए दे सके, ये सब ऑर्गेनिक वे में हम लोग डिजाइन है। तो डेफिनेटली आपका जो है केमिकल फ्री गांव वो भी इसमें ऑटोमेटिकली आ सकता है। इसके लिए अलग से ये नहीं, हम लोग इंटीग्रेट करके इसको कर सकता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो ही हम लोग बोल रहे हैं। तो सेम मुझे लगता है एक तो सेम ही है, वो कॉन्सेप्ट और वो थिंकिंग प्रोसेस सेम है। हमारा एनीमिया फ्री विलेज का जो कंसेप्ट है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एनीमिया फ्री विलेज हम किससे कहते हैं कि अगर उस गांव की जो महिलाएं हैं, जो 15 से 50 साल की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं में 95% महिलाओं का एज भी सामान्य हो, 12 से ऊपर हो, ऐसा एक करके हम लोग एनीमिया फ्री विलेज का एक कंसेप्ट लेकर आए हैं। उसी के ऊपर हम काम करते हैं। हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया है उसके लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एनीमिया फ्री विलेज करना है कि फिर आप बोल रहे हो केमिकल फ्री विलेज, जिसको हम लोग ने एक अच्छा कंसेप्ट का नाम दिया है एनीमिया मुक्त गांव करना है हमें। तो उसके पहले हम लोग उस गांव की जो आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास एक लिस्ट होती है, सभी के पास होती है कि 15 से 50 साल की उम्र की जो महिलाओं ये होती है उनकी एक पहले लिस्टिंग की जाती है। तो लिस्टिंग करने के बाद आप उसके साथ हम लोग एनीमिया फ्री विलेज में ग्राम पंचायत को भी इन्वॉल्व करते हैं, उस गांव की ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करते हैं, उनको ये पूरा कंसेप्ट समझाते हैं, क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, उसके परिणाम क्या है, तो आगे जाके क्या कर सकते हो, परिणाम समझाकर ग्राम पंचायत को इन्वॉल्व करते हैं और ग्राम पंचायत को मोटिवेट करते हैं कि हम अपने गांव का जो रेजोल्यूशन होता है, हर साल को अक्टूबर महीने में जो गांव के जो रेजोल्यूशंस बने जाते हैं, ठहराव होते हैं, उसमें एनीमिया मुक्त गांव करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काम करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग उस गांव को भी, एक पंचायत को मोटिवेट करते हैं, जिसके तहत गांव खुद आपके साथ इन्वॉल्व होता है, पीएचसी को लेटर देता है, तहसील को लेटर देता है और गांव की उन महिलाओं का एचबी टेस्टिंग करवाता है।
उन महिलाओं का एचबी टेस्टिंग आने के बाद, उनका रिपोर्ट आने, प्राइमरी का बेस डेटा आने के बाद हम आपको पूरी तरह से मदद करते हैं कि किस तरह से आपको उस गांव का एक डेटा कलेक्शन करके कौन सी महिलाओं के साथ हमें काम करना है, ये पूरा हम आपको बताते हैं। वो डेटा आने के बाद फिर आपको क्या करता है कि हमने जो आपके गांव में जो ट्रेनर बनाए हैं या फिर आपके संस्थाओं में जो हम लोग ने मास्टर ट्रेनर बनाया है, वो जाकर गाँव में ग्राम पंचायत को, उन महिलाओं को एक 30-30 का गुट बनाकर ऑर्गेनिक किचन गार्डन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, किस तरह से करते हैं, और वो आपके वॉलंटियर बनाते हैं। आप संस्थाओं के वॉलंटियर बन जाते हैं और वो वॉलंटियर पूरी तरह से काम करते हैं। इसमें ग्राम पंचायत का रोल क्या होता है? सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्राम पंचायत मदद करता है, उनके लिए हेल्थ का एक फंड भी होता है, 10,000 का एक फंड होता है, उसके तहत वो कर सकते हैं। ट्रेनिंग का उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल या क्राउड फंडिंग के जरिए भी ट्रेनिंग का काम कर सकते हैं। और ये ट्रेनिंग होने के बाद 6 महीने में 2 बार, साल में 2 बार आपको एचबी टेस्टिंग करवा के 6 महीने में उसके बाद काम करना है। परिवार में ऑर्गेनिक किचन गार्डन डेवलप होने के बाद उसकी जो सब्जियां है उस परिवार को खाने के लिए आपको प्रोत्साहित करना है, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर एक बार उस महिला का एचबी टेस्टिंग करना है, और 1 साल के बाद करना है। वो जो आपका पोस्ट डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग एक कहते हैं कि हमारा 95% अगर महिलाओं को हम लोग ने अगर एचबी से बाहर लाया, उसका सामान्य श्रेणी में लाया, तो एक गांव एक घोषित करते हैं कि हमारा ये गांव एनीमिया मुक्त गांव हो गया है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, पूरा प्रोसेस ही समझ में आ गया है। थैंक यू सर। थैंक यू प्रमोद जी। हमने 4 मिनट ऊपर ले लिया, बट आई गेस ये सभी के लिए यूजफुल था, काफी सारे सवाल भी निकल कर आए, और एज अ वे फॉरवर्ड हम लोग इंटरनली ये डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं इंटरेस्टेड है और कितने गांव में इसको आगे ले जाना चाह रही है, कितने किसानों के साथ, एंड मैं आपके साथ फिर से इसको लेके कनेक्ट करूंगी नेक्स्ट वीक तक। जी बताइए। थैंक यू। अगर इसमें आप ये आया इसलिए मैं सबको बता, अगर आपको हमारे एनीमिया फ्री इंडिया फोरम में शामिल होना है तो आप सभी का स्वागत है। उसके लिए सिर्फ एक सद्भाव समझौता करना पड़ता है, और एक पार्टनर प्रोफाइल जो है, उसमें पार्टनर प्रोफाइल यानी आपकी संस्था की जानकारी, कितने गाँव में काम कर रहा है, किससे काम कर रहा है, एक पार्टनर प्रोफाइल और एक सद्भाव समझौता, जिसमें अभी जो मैंने पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको बताया कि हमारा क्या रोल है सहायक ट्रस्ट का, और आपका क्या रोल है, आप क्या करोगे, इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो वो सारी जानकारी आपके पास है। मैं अभी अविशा जी को व्हाट्सएप भेज दूंगा, वो तो अविशा जी आपको भेज देंगी। उसको एक सिंपल A4 साइज के पेपर के ऊपर प्रिंट मारना है, उसको पढ़ना है, हर पन्ने के ऊपर साइन और मुहर करना है। हाँ, तो आपको ये भेजना है, हमें हार्ड कॉपी, पहले उसके फोटोज हमें भेजने हैं, मुझे भेजने हैं, फिर उसके बाद मैं मेरा फोन नंबर और पूरा आपको चाहिए तो मैं फोन नंबर और हमारी वेबसाइट भी यहाँ पर चार्ट में डालता हूँ। उसके तहत आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी उसकी जानकारी ले सकते हैं, और उसके आपकी जो एमओयू आपने बनाया है उसका एक फोटोज हमें अगर पहले भेज देंगे तो उसमें कुछ खामियां हैं, क्या क्या भरना है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। मैं यहाँ पर चार्ट पर मेरा फोन नंबर डाल रहा हूँ, और उसके सिवाय मैं आपके यहाँ पर आपको वेबसाइट भी डालता हूँ। थैंक यू सभी का, धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद जी। प्रमोद जी, जस्ट टू ऐड वन थिंग, यहाँ पे हम लोग ऐसे जो पहले आपसे भी डिस्कशन हुआ था, वर्किंग ग्रुप में भी डिस्कशन हुआ कि एज अ कोलिशन ही हम इसमें आगे बढ़ना चाह रहे हैं। राजेश जी के साथ डिस्कस हुआ है इसको थोड़ा सा, और एमओयू में कहाँ पे किसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकता है, वो आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे। बट हाँ, आइडिया यही है कि एज अ कोलिशन हम बढ़े आगे विद द ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरेस्टेड है इसको आगे ले जाने में। और कोई कुछ साथी जोड़ना चाहेंगे? प्रमोद जी ने अपना नंबर और वेबसाइट का डिटेल यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो हम फिर ये मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू प्रमोद जी, राजेश जी, आपने समय दिया। आप लोगों का दूसरा मीटिंग भी था, पर आपने इसको प्रायोरिटी पे रख के ये करा, तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू थैंक यू फॉर अटेंडिंग।